पुरस्कार काली बिल्ली का यह चौथा पार्ट है। पिछले तीनों पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। तो चलिए काली बिल्ली के चौथे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे अब्बू जान, खुदा आपको सलामत रखे, आमीन। पेशावर शहर से बाहर एक रेस्ट हाउस में बैठकर ये खत लिख रहा हूँ। गर्मी यहाँ भी खूब पड़ रही है, मगर यहाँ चौके नाशपातियों के बहुत से दरख्त लगे हैं, इसलिए कुछ गर्मी का जोर कम है। लाहौर से रेल कार में सवार होकर हम रावलपिंडी पहुंचे। यहाँ से पेशावर को जाने वाली रेल गाड़ी पकड़ी और टेक्सला पहुंचकर उतर गए। टेक्सला एक तारीखी मकाम है और रावलपिंडी से पेशावर की जानिब 20 मील के फासले पर है। एक रिवायत के मुताबिक टेक्सला का नाम पहले टेक्शिशला था, जिसके मानी कटा हुआ सर। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने यहाँ खुदा की राह में अपना सर काटकर पेश किया था। टेक्सला के खंडरात 3 हिस्सों में तकसीम है। पहले हिस्से का नाम भेर, दूसरे का नाम कप और तीसरे का नाम है सरसिक। किसी जमाने में ये तीनों टेक्सला के अजलात हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 बरस पहले यह शहर ईरानी सल्तनत का एक हिस्सा था। यह शहर 2000 साल पुराना है और खुदाई के बाद मालूम हुआ कि यहाँ एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, जहाँ लड़के दूर दूर के मुल्कों से इल्म हासिल करने आते थे। मशहूर हिंदू सियासतदान चाणक्य इसी शहर का रहने वाला था और इसने टेक्सला यूनिवर्सिटी में ही तालीम हासिल की थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का वजीर आजम भी था। सिकंदर आजम ने जब टेक्सला पर चढ़ाई की तो यहाँ राजा अंबी हुकूमत करता था, जिसने सिकंदर के आगे हथियार डाल दिए। सिकंदर के बाद यहाँ मौर्य खानदान ने हुकूमत कायम कर ली। राजा अशोक के बेटे कनाल की आंखें इसी शहर में निकाली गईं। यहाँ हमने एक तख्ती लगी हुई देखी जिसमें यह वाकया लिखा हुआ था। सन 1990 कबल मसीह में बाख्तर यूनानियों ने इस शहर पर कब्जा कर लिया। बाख्तर यूनानियों ने 100 बरस तक हुकूमत की। इन्हें साका कौम ने शिकस्त दी। साका कौम के हमले के दौरान यह शहर मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। साका खानदान के बाद कुशन खानदान का दौर आया। साका कौम ने हमकीला को बर्बाद करने के बाद सरकप नाम का 1.5 मील के फासले पर एक नया शहर आबाद किया था। कुशन खानदान के हमला आवरों ने इस शहर सरकप को तबाह करके सरसिख नाम से एक नया शहर आबाद किया। 5वीं सदी ईस्वी में सफेद हुन कौम ने हमला कर दिया। उन्होंने टेक्सला शहर की शान शौकत को खाक में मिला दिया। आज के खंडरात उसी जमाने की याद ताज़ा कर रहे हैं। 7वीं सदी में मशहूर चीनी सयाह याहुंग सांग लिखता है कि टेक्सला शहर के खंडरात में मिट्टी उड़ती है। वक्त के साथ साथ शहर के अक्सर खंडर और सटोपा मिट्टी में दफन हो गए, जो खुदाई के बाद निकाले गए। टेक्सला का अजायब घर देखने से ताल्लुक रखता है। यहाँ बेशुमार तारीखी नवादरात जमा है। आजकल टेक्सला ज़नाती एतबार से बड़ी तरक्की कर रहा है। यहाँ 3 बड़े कारखाने हैं जहाँ बिजली का सामान और मशीनों के पुर्जे तैयार होते हैं। हमने टेक्सला के खंडरात की खूब सैर की। हमने वो सटोपा भी देखा जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी जगह अशोक राजा के हुक्म पर राजकुमार कनाल की आंखें निकाल दी गई। यहाँ की शाम बड़ी खनक थी और बड़ी खुशगवार हवा चल रही थी। हम टेक्सला कस्बे के किनारे पर एक होटल की छत पर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। परवेज अपने घर वालों की बातें कर रहा था और मैं राजकुमार कुणाल के बारे में सोच रहा था, जिसकी जल्लाद ने आंखें निकाल दी थी। इसके बाद हम सो गए। रात को मैंने ख्वाब देखा कि मैं राज अशोक ओहद में पहुंच गया हूँ। टेक्सला शहर आबाद है और इस जमाने के लोग रंग बरंग लिबास पहने चल फिर रहे हैं। सड़कें पत्थरों को जोड़कर बनाई गई हैं। यहाँ लोग घोड़ों पर भी सवार होकर आ जा रहे हैं। चलते चलते मैं राजा अशोक के शानदार महल के पास आ रहा था। फिर मैंने देखा कि महल के अंदर एक शानदार दरबार में दरबारियों के साथ खड़ा हूँ। राजा अशोक हीरे जवाहिरात का ताज पहने तख्त पर बैठा है। सारे दरबारी अदब से कतार बांधे खड़े हैं। मैं भी एक दरबारी के साथ लगकर खड़ा हो जाता हूँ। दरबार में राजकुमार कुणाल का मुकदमा पेश है। राजकुमार कुणाल एक मुल्जिम की तरह तख्त के आगे खड़ा है। इसके दाएं बाएं सिपाही हैं जिनके हाथों में तलवारें हैं। कहानी यह है कि राजकुमार की सुतेली माँ ने कुणाल पर इल्जाम लगाया है कि वो बागी है और इसे कत्ल करने की साजिशें कर रहा है। राजकुमार अशोक पर रानी का बड़ा असर है। रानी यानी कुणाल की सुतेली माँ ने राजा को यकीन दिलाया है कि कुणाल बागी है। मुकदमा आखिरी दौर में है।
राजा अशोक पूछता है, कुणाल ये बात साबित हो गई है कि तुमने हमारे खिलाफ बगावत की साजिश की है। क्या तुम्हें अपनी सवाई में कुछ कहना है? महाराजा, आप मेरे बाप हैं। आप जो फरमाइए मेरे लिए वो हुक्म का दर्जा रखता है। तो क्या तुमको अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना? महाराजा, अगर आपको यकीन हो चुका है कि मैं बागी हूँ और आपके खिलाफ बगावत करने की जुर्रात कर सकता था, तो फिर मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना चाहता। रानी गुस्से में, कुणाल बागी है महाराजा। सारे दरबारी इस बात को तस्लीम करते हैं। इसने आपकी हुकूमत का तख्ता उलटने और आपको कत्ल करने की साजिश की है। इसको जिस कदर अबरतनाक सजा दी जाए कम है। राजा अपने आप पर काबू पाकर बोला, बहुत अच्छा, हम कुणाल को इसके जुर्म की पूरी पूरी सजा देंगे। सारे दरबार पर सख्तातारी हो जाता है। कुणाल के चेहरे पर मुस्कुराहट है, क्योंकि वो बेगुनाह था। इसने अपने बाप के खिलाफ साजिश हरगिज नहीं की थी, बल्कि यह इसकी सौतेली माँ की साजिश थी कि कुणाल को हलाक करवा के तख्तो ताज अपने बेटे को दिलवाया जाए। राजा ने कहा, कुणाल की दोनों आंखें निकाल दी जाए। दरबारियों के मुंह से एक दबी दबी खौफ की चीख निकल गई। रानी का ख्याल था कि वो कुणाल का सर कलम करने की सजा देंगे, मगर खैर, आंखें निकलवा देने से भी रानी का मकसद पूरा हो जाता था। एक अंधा राजकुमार तख्त पर नहीं बैठ सकता था और हुकूमत नहीं चला सकता था। राजा की दी हुई सजा को राजकुमार कुणाल ने बड़े हौसले से सुना। इसके होठों पर अब भी मुस्कुराहट थी। इसने अपनी खूबसूरत सयाह आंखें उठाकर अपने अजीम बाप को देखा, जो इस वक्त अपनी बीवी की बातों में आ चुका था। महाराजा, आप अगर मेरा सर कलम करवाने की सजा भी देते तो मुझे कबूल थी। ले जाओ इसे और शाम होने से पहले पहले इसकी आंखें निकालकर मुल्क बदर कर दो। दरबार पर सन्नाटा छाया है। सिपाही कुणाल को पकड़कर ले जाते हैं। फिर मैंने देखा कि इस अमल के पीछे मैदान में एक जगह लोगों का हजूम है। एक छोटे से चबूतरे पर राजकुमार कुणाल को सतून से बांध रखा है। जल्लाद लोहे की गरम गरम सलाखें लेकर इसकी तरफ बढ़ता है। राजकुमार के हाथों पर मुस्कुराहट है। लोगों में से अक्सर की चीखें बुलंद होती हैं। राजकुमार कुणाल की आंखें निकाल दी गई हैं। इसकी आंखों की जगह अब दो सुराख हैं, जिनमें से खून रस रहा है। कुणाल को देश से निकाला जाता है। इसकी हसीन बीवी अपने अंधे शोहर का हाथ थाम कर जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। वह इसे लेकर जंगल जंगल फिरती रहती है। ख्वाब में फिर एक पर्दा उठता है और मैं देखता हूँ कि कोई सरसब्ज दरख्तों और फूल पत्तियों वाला बाग है, जहां आम के पेड़ तले गौतम बुद्ध लोगों को नेकी और अच्छे अखलाक की तालीम दे रहे हैं। वो बड़ी मीठी जबान में कह रहे हैं, नेकी करो, गुनाह से बचो। नेकी इंसान के सामने बहिश के दरवाजे खोल देती है, गुनाह इंसान को जहन्नुम की आग में झोंक देता है। झूठ ना बोलो, बुरा ना सोचो, खुदा से डरते रहो। वो तुम्हें हर हालत में देख रहा है। गुनाह करोगे तो अजाब आएगा, नेकी करोगे तो दिल और दिमाग पर रहमत की बारिश होगी। इतने में मैं क्या देखता हूँ कि अंधे राजकुमार कुणाल की बीवी भी अपने खावंद का हाथ थामे लोगों में आकर बैठ जाती है। महात्मा बुद्ध अपनी तकरीर जारी रखते हैं। जब तकरीर खत्म करते हैं तो लोग एक एक करके इनके पास जाकर सलाम करते हैं और चले जाते हैं। आखिर में अंधे राजकुमार कुणाल की बीवी रह जाती है। महात्मा बुद्ध इसकी तरफ देखकर पूछते हैं, बहन, तुम कौन हो और क्या चाहती हो? महाराज, क्या आपको भी बताना पड़ेगा? क्या आप नहीं जानते कि मेरे खावंद के साथ क्या गुजरी? इस पर गौतम बुद्ध ने कहा, गैब का इल्म सिर्फ खुदा की जात को है बहन। तुम बयान करो ताकि मुझे पता चल सके कि तुम क्या चाहती हो। इस पर राजकुमारी ने अपने खावंद कुणाल की सारी दुख भरी कहानी बयान करके सुनाई। गौतम बुद्ध के चेहरे पर गहरा सुकून था। इसने बड़े गौर से सारे वाकयात को सुना और फिर राजकुमारी से कहा, तुम्हारे खावंद राजकुमार कुणाल ने और तुमने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की हैं। तुमने भी अपने अंधे खावंद की 10 बरस तक खिदमत की। खुदा ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली है। मेरे पास आओ। राजकुमारी अपने अंधे राजकुमार को लेकर महात्मा बुद्ध के आगे जाती है। गौतम बुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर कुणाल की अंधी आंखों पर फेरता है और कहता है, खुदा की मर्जी से तुम्हारी बनाई तुम्हारी आंखें तुम्हें वापस मिल जाएंगी। और फिर ऐसा ही होता है। राजकुमार कुणाल की आंखें इसे वापस मिल जाती हैं। राजकुमारी देखती है कि कुणाल की आंखें इसी तरह मौजूद हैं और चमक रही हैं। कुणाल भी बेताब होकर अपनी आंखों पर हाथ फेरता है और कहता है, महाराज, आपने मुझे मेरी आंखें वापस दिला दी। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, कुणाल, मैं कौन होता हूं तुम्हें तुम्हारी आंखें देने वाला? यह तो खुदा ने अपने फजल से तुम्हें आंखें दी हैं। तुम्हें मेरी बजाय अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए।
तो कुणाल दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहता है, ए मेरे रब, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूँ। तूने मेरी खुदाओं को माफ कर दिया, तूने मेरे दुख दूर कर दिए। ए मेरे रब, मैं तेरा लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। अब गौतम बुद्ध ने कहा, अब तुम वापिस अपने बाप की सल्तनत टेक्सला में जाओ, अच्छे हालात तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और फिर ख्वाब में मैंने देखा कि राजकुमार बड़े खूबसूरत लिबास में महल में दाखिल होता है और इसकी बीवी राजकुमारी इसके साथ है। राजा इसे देखकर हैरान रह जाता है और खुश होता है कि इसके बेटे की आंखें फिर से जाहिर हो गई हैं, क्योंकि इस अरसे में राजा अशोक पर अपनी बीवी की मक्कारी जाहिर हो चुकी थी और इसे पता चल चुका था कि इसकी बीवी ने कुणाल पर झूठा इल्जाम लगाया था। रानी जेल में थी और मौत की सजा का इंतजार कर रही थी। राजकुमार ने कहा, महाराज, मेरी सौतेली माँ का कसूर माफ कर दिया जाए। तो राजा बोला, कुणाल, ये तुम क्या कह रहे हो? महाराज, सौतेली माँ भी माँ ही होती है, इन्हें कुछ ना कहें। वो कल भी मेरी माँ थी और आज भी मेरी माँ है। मैं कल भी इनकी इज्जत और एहतराम करता था और आज भी इनका एहतराम करता हूँ। मेरी आपसे एक ही ख्वाहिश है कि मेरी माँ को जेल से निकाल कर आज़ाद कर दें और इसे फिर से अपने साथ तख्त पर बिठाएं, ताकि वह आपके साथ मिलकर हुकूमत कर सके। राजा अशोक पर राजकुमार की बातों का बड़ा असर हुआ। इसने इसी वक्त रानी को माफ कर दिया और हुक्म दिया कि इसे जेल से रिहा कर दिया जाए। रानी जेल से रिहा होकर महल में आई तो इसने राजकुमार कुणाल को अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए कहा, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे, मैं अपने किए पर बेहद शर्मिंदा हूँ, खुदा मुझे माफ करे। राजकुमार कुणाल ने माँ के कदमों को छूकर कहा, माँ जी, आपसे जो गलती हो गई खुदा ने इसे माफ कर दिया है। राजा ने भी रानी को माफ कर दिया। सारे दरबार में, सारे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। शहर में घी के चिराग जलाए गए, रात को आतिशबाजी छोड़ी गई। एक हवाई आग की चिंगारी छोड़ती मेरी तरफ उड़ती हुई आई। मैंने चीख मारी तो क्या देखता हूँ कि अपने बिस्तर पर बैठा हूँ और परवेज मुझसे पूछ रहा है, क्या हो गया नदीम, ख्वाब में डर गए? मैंने मुस्कुराकर कहा, बड़ा खूबसूरत ख्वाब था दोस्त। सुबह उठकर मैं एक बार फिर खास तौर पर वह सपोटा यानी यादगार देखने गया जिसके बारे में तारीख में लिखा है कि इस जगह पर राजकुमार कुणाल की आंखें निकाली गई थी। दिन अभी पूरी तरह से नहीं निकला था। पिछले पहर का मलगजा अंधेरा था, सितारे फीके पड़ गए थे, ठंडी ठंडी सुला देने वाली हवाएं चल रही थी। मैं सटोपा के पास पहुंचकर रुक गया और टार्च चलाकर वो तख्ती पढ़ने लगा जिस पर राजकुमार कुणाल की आंखें निकाले जाने के बारे में लिखा था। अचानक मुझे बिल्ली की म्याऊं की आवाज सुनाई दी। मैंने चौंक कर इस तरफ देखा जिधर से आवाज आई थी। वहां झाड़ियों में मुझे वही काली बिल्ली दिखाई थी जिसको मैंने हड़प्पा के खंडरों में देखा था और जो पुजारी की बेटी थी। मैं इसकी तरफ बढ़ा। मैंने टार्च की रोशनी इस पर डाली तो वो गायब हो चुकी थी। मैंने इसे बहुत तलाश किया, फिर सूरज निकल आया, रोशनी चारों तरफ फैल गई, मगर वो बिल्ली मुझे नजर न आई। अब्बू जान, आपने काली बिल्ली के बारे में मुझे जो हिदायत दी थी मैं इस पर अमल कर रहा था। आपने लिखा था, नदीम बेटे, काली बिल्ली यकीनन पुजारी की बेटी है। अगर तुम इसके साथ मोहब्बत से पेश आओगे तो वह तुम पर अपना आप जाहिर कर देगी और तुमसे बातें करेगी, मगर हर हालत में अपने हवास पर काबू रखना, डरना हरगिज नहीं। ये सारी चीजें इंसान के मातहत होती हैं और इंसान से डरती है। दूसरी बात यह है कि टेक्सला एक बहुत बड़ा तारीखी मकाम है। इसकी एक एक शे का गौर से मुताला करना। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है कि तारीख को गौर से पढ़ा करो और इसके खंडरों को देखो ताकि तुमको मालूम हो कि पहली कौमों ने क्या गलतियां की कि वो निस्तो नाबूद कर दी गई और तुम ऐसी गलती ना करना। इस तरह से हम तारीख से बहुत कुछ सीख सकते हैं और इबरत भी हासिल कर सकते हैं। टेक्सला के बाद पिशावर से होकर तुम दर्रा खैबर देखोगे और फिर लंडी कोतल से अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान में दाखिल होगे। अफगानिस्तान हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। इस मुल्क से निकलकर बड़े बड़े उलमाए दीन और औलियाए कराम हमारे मुल्क में तशरीफ लाए और उन्होंने हमारे मुल्क में इस्लाम की रोशनी फैलाई। जब तुम अफगानिस्तान में जाओगे तो इन लोगों के मज़ारों पर ज़रूर फातिहा ख्वानी के लिए जाना। तुम्हारे खत मुझे बराबर मिल रहे हैं। अब्बू जान, मैं इंशाल्लाह आपकी हिदायत के मुताबिक आगे चलूंगा और आपने जो जो नसीहतें फरमाई हैं इनका हर हालत में ख्याल रखूंगा। मैं बयान कर रहा था कि हड़प्पा की काली बिल्ली मुझे टेक्सला के खंडरों में एक बार फिर दिखाई देकर गायब हो गई।
मैंने परवेज से बात की तो वह हंस दिया। इसको यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। सुबह पहली बस के जरिए हम पेशावर से मशहूर तारीखी मकाम दर्रा खैबर जा रहे हैं, जहां से हम लंडी कोतल जाएंगे और फिर अफगानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करेंगे। इंशाअल्लाह मैं इससे आगे के हालात आपको अफगानिस्तान पहुंचकर लिखूंगा। यह खत मैं इस उम्मीद के साथ बंद कर रहा हूं कि आप इस खत के जवाब में मुझे मजीद हिदायत अरसाल करेंगे, ताकि हमारे अगले सफर में हमारी रहनुमाई हो सके, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगला मरहला ज़्यादा अहम है, क्योंकि हम पहली बार अपने मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आपकी हिदायत का मुंतजर, नदीम। यह था इस कहानी काली बिल्ली का चौथा पार्ट। अगले पार्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।